नमस्कार, मैं सीतारामन एसआईआर एस रामन टीम मिशन MDRT 508 के तरफ से आप सबको स्वागत कर रहा हूं। आज 11 जुलाई 2024। आज हमारा जो है 29th सेशन है इस साल का फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर का। जो है ये जो है सेशंस चलते रहेगा। और आज का जो स्पीकर जो है मिस्टर शैलेश जोशी होंगे। मुंबई से है, टीओटी अभी करता है और बहुत पुराना अभिकर्ता जो कि 1983 से उनका जो है एजेंसी है। और मिस्टर शैलेश जोशी के बारे में जो इंट्रोडक्शन है जो है मिस्टर हेमंत आशर आपका अपना आशर करने जा रहे हैं और मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ। मिस्टर हेमंत थैंक आशर। यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ, क्लियर। ग्रेट। थैंक यू सर। वेलकम ऑल फ्रेंड्स। आज थर्सडे, आपसे मिलने का दिन फिर से आ गया है। मिशन MDRT 508 जो कि हमारा ये प्लेटफॉर्म पिछले 3.5 साल से चल रहा है, आपके लिए है ये चैनल। और आपके लिए ही हम ज्यादा से ज्यादा इजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मदद हो सके। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है इसमें हम इंडिया के टॉप स्पीकर्स, टॉप परफॉर्मर्स, टॉप एजेंट्स, टॉप डेवलपमेंट ऑफिसर्स सबको हम लेके आते हैं और आपसे हम शेयरिंग करवाते हैं उनके एक्सपीरियंसेस, उनके आपको हेल्प करने के लिए कि आपकी इनकम जो है वो डबल हो जाए। हमारा सपना है कि इंडिया में 50,000 MDRT हो और ये जो हमारा सपना है वो आप ही पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे आज के सेशन के लिए। आज हमने एक स्पेशल इंसान को आपके लिए बुलाया है, प्रेजेंट कर रहे हैं। वो है श्री शैलेश जोशी। शैलेश जोशी जो है मुंबई में बेस्ड है और इनका 1982 से एजेंसी है। ये MBA में इंश्योरेंस कर चुके हैं, 24 बार MDRT हो चुके हैं, 8 बार TOT कर चुके हैं और इलीट क्लब मेंबर जो है, जो सबसे बड़ा क्लब है हिंदुस्तान में एजेंट्स लोगों का, उसके वो मेंबर हैं। वो 2020 से 2022 तक टॉप 10 में रह चुके हैं। इंडिया के टॉप 10 में से वो एक मेंबर है। तो आप सोच सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस लेवल कितना बड़ा होगा। और दूसरी बात है, उनको एक बर्निंग डिजायर है, मतलब उनकी एक अपेक्षा है, आकांक्षा है, एम है कि उनको एक साल में 5 TOT करने हैं। दोस्तों, एक साल में 5 TOT उनको करने हैं। इनको घर से सपोर्ट आता है मैडम का और उस उनके लड़के का। उनका लड़का जो है वो हाल अभी हेम जोशी जो है, हीम जोशी, वो USA में है। इनकी डॉटर जो है कृष्णा जोशी, जो कि एक कंपनी है कृष्णा इन्वेस्टमेंट्स करके, उसमें वो एडमिन है। इनकी हॉबीज अगर हम जानेंगे तो इनको मूवीज बहुत पसंद है, इनको कराटे भी बहुत पसंद है, सोशल गैदरिंग्स भी बहुत सारे अटेंड करते रहते हैं। और इनका एक टारगेट है, इनकी एक सोच है कि वो कम से कम 1 लाख लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सके। 1 लाख लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना का उनका, ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइफ, दिस इज हिज एम। और उनकी की टू सक्सेस, मतलब उनकी जो सक्सेसफुल यात्रा अब तक हुई है उसके बारे में वो खुद हमसे डिस्कस करेंगे और आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, वी वेलकम शैलेश जोशी। आ गए हैं वो हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे। वेलकम सर, वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई विल आई विल अलॉट यू अनदर 30 मिनट्स, एग्जैक्टली 30 मिनट्स। तो आप प्लेटफॉर्म पे आ जाइए सर। द स्टेज इज योर्स। आइए सर, वेलकम। Yes, sir. Great evening, sir. थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सर, आथर सर। यस, ग्रेट इवनिंग सर। देखो, आप सबसे मिलना तो भाग्य की बात है, लेकिन सीताराम जी और आचार्य सर से मिलना सौभाग्य की बात है। तो आप सबको मेरा नमस्कार। और सीताराम जी को दिल की गहराइयों से और आचार्य जी को दिल की गहराइयों से नमस्कार दोस्तों। नमस्ते सर, नमस्ते। तो तो आज मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्तों कि अगर समझो कि मैं 1982 से स्टार्ट किया तो मेरी एज क्या होगी। तो मेरी एज होगी है 61। तो अभी मैं 61 की एज में भी इस वे से काम कर रहा हूँ।
तो अभी एक काम करने का मतलब क्या था ऐसा, तो भगवत गीता का एक 78 नंबर का श्लोक है। तो वो जो श्लोक है ना, वो श्लोक में वो बता रहा है कि भाई यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति नृति नीति मति ममः। तो ये श्लोक का तात्पर्य ऐसा है कि भाई जहाँ पे भगवान कृष्ण है वहां पे धनुर्धरी अर्जुन है, और जहाँ पे कृष्ण और अर्जुन दोनों है ना वहां पे विजय नक्की है। तो इस श्लोक का ऐसा होता है कि योगेश्वर मीन्स बोले तो योग, और योग बोले तो मन कर्म और वचन, ये तीनों है ना एक साथ। अगर ये तीनों एक साथ कोई भी व्यक्ति के होते हैं ना तो वहां पे भगवान कृष्ण और अर्जुन निश्चित रहते ही है, और वहां पे उनका विजय नक्की रहता ही है। राइट। तो इस श्लोक से हिसाब से अभी तक मैं ये उसमें हूँ, एक्टिविटी में हूँ। तो यहाँ पे जो भी लोग सुन रहे हैं, तो हम सब लोग क्या है, हाई परफॉर्मर्स है। राइट। यस अच्छा, सर। पावरफुल एंटरप्रेन्योर्स है। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, तभी तो यहाँ पे अपन बैठ रहे हैं। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन है। अच्छा, अपना मिशन भी है फ्यूचर का। हम खुद अपने कमिटेड है हेल्थ के लिए और हैप्पीनेस के लिए और वेल्थ के लिए, और अपन अनस्टॉपेबल है। राइट। तो ये यस सब में अपनी क्वालिटी है। अगर ये सबको मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई अपने को मेंटली स्ट्रांग बनना है तो अपने को क्या जरूरत पड़ेगी, तो जैसे आप लोग बोले कि भाई नॉलेज भी चाहिए मेंटली स्ट्रांग होने के लिए। राइट। कमिटमेंट चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, लर्निंग चाहिए, फेयरलेस होना चाहिए, ये सब चीज चाहिए तो मैं मेंटली स्ट्रांग हो जाऊंगा। अगर मैं मेंटली स्ट्रांग हो जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा भाई, अवार्ड्स मिलेगा, मनी अवार्ड्स मिलेगा, मैं कुछ क्रिएट करूंगा, हाउस लैंड्स गोल्ड्स प्रॉपर्टी ऐसा सब कुछ उससे क्रिएट होएगा। लेकिन मैं बताता हूं कि वो सब क्रिएट करने के बाद तो आप क्या हैप्पीली क्रिएट करेंगे क्या, तो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हम जिस दौड़ के पीछे है ना, तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ कमी है, वो कमी के पीछे हम भागते हैं वो पूरी करने के लिए, लेकिन उसके लिए हम आजाद नहीं है। राइट। अच्छा, आजाद नहीं होते हैं ना तो अपने में क्या क्रिएट होता है, गुस्सा, है ना, फ्रस्ट्रेशंस। अगर समझो कि मेरा कोई गोल कंप्लीट नहीं होता है तो क्या होता है, मेरे में एकदम फ्रस्ट्रेशंस आ जाता है। राइट। तो अभी अपने को वो सोचना है कि भाई मैं बहुत सारा नॉलेज ले लिया, सब कुछ ले लिया, टीओटी कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो मैंने भाई एसेट्स भी क्रिएट किया, सब कुछ किया बरोबर। तो मैंने क्या किया, तो हाउस गोल्ड इक्विटी कैश कार सब किया। राइट। लेकिन वो एसेट्स क्रिएट किया, लेकिन उसके सामने और भी बहुत जबरदस्त एसेट्स है जिसकी वैल्यू हमने कभी गिनी नहीं है। जैसे मेरे नॉलेज है, स्किल है, मैं देख सकता हूँ, मेरे अंदर समझो कि कोई सोल है, तो उसकी वजह से मैं मेरी पूरी बॉडी को उठा के दूसरी जगह पे ले जा सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तो वो सब एसेट्स कितनी बड़ी हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने पास जो हिडन एसेट्स, इतनी बड़ी एसेट्स है, कुदरत ने अपने को इतना रिच बनाया है ना, तो वो नॉर्मल एसेट्स जो लैंड बिल्डिंग गोल है उसके पीछे अपने को इतना सब वो करने की और उसकी जरूरत नहीं है कि उसके लिए अपन डिस्टर्ब होए। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जैसे अपनी दो परिस्थिति होती है, एक मनस्थिति होती है और एक परिस्थिति होती है। राइट। अभी आप एक ग्लास को देख सकेंगे कि एक ग्लास आप देखोगे ना तो पानी से भरा हुआ है। राइट। अभी ये ग्लास के अंदर, तो ये पानी जो है ना ये अपनी मनस्थिति है। राइट। अभी इसके अंदर मैं एक कॉइन डालता हूँ। राइट। एक कॉइन डाल दिया मैंने, अभी पानी को हिला है तो कॉइन में अपने को दिखेगा नहीं कि भाई कॉइन के ऊपर क्या लिखा है। राइट। लेकिन इसको मैं शांत कर दूंगा ना तो वो कॉइन पे लिखा हुआ मुझे दिखेगा। तो मैं मेरी परिस्थिति में हूँ और वो परिस्थिति को मैंने शांत कर दिया और मेरी मनस्थिति में वो आ गया तो मुझे दिखेगा। तो अभी ये सब बोलने का रीजन यही है कि उसके दो रूल्स है। एक 5 सेकंड रूल्स है, भाई कभी भी आप बाहर जाते हो, समझो कि मैं बिजनेस के लिए जाऊँ, कोई LIC पॉलिसी के लिए जाऊँ, तो अपना एक हाथ जो है ना यहाँ पे रखने का, हार्ट पे ऊपर, और बोलने का 5 सेकंड के लिए भाई अपनी हार्ट बीट्स क्या है। तो अपनी हार्ट बीट्स जो धीरे धीरे शांत है ये है, तो आप निकलो, तो आपको पता चलेगा हाँ भाई ठीक है आपकी हार्ट बीट्स बरोबर है। लेकिन आपकी हार्ट बीट्स इंक्रीजिंग है तो आप गुस्से के लेवल में हो, तो उसको कंट्रोल करके निकलो ऐसा। तो एक रूल ये है। और दूसरा रूल ये है ना, वो रूल है 9, 12, 3 एंड 6 वाला रूल है। अभी वो रूल क्या है कि जैसे समझो कि आपके घर पे छोटा बच्चा है और वाइफ उसको छोड़ के गई है, और वो बोलती है मैं जॉब पे जा रही हूँ, और 9 महीने का बच्चा है उसको आप संभालो। देखना अभी आप 9 बजे सुबह में बाथरूम करने को जाते हैं, पूजा करने को जाते हैं, तो वो उसमें देखोगे अरे सो गया है कि नहीं सो गया है, अरे रो रहा है तो उसको बोलेगा अरे बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जाएगा करोगे बराबर सुबह में 9 बजे। फिर वापस आप खाना बनाने के लिए उठोगे या तो कुछ भी करोगे तो वापस उसको देखोगे भाई सोया है तो मैं ये काम करूँ। तो आप 9 बजे
12 बजे, 3 बजे, 6 बजे उसका हर टाइम उसको वॉच करते रहोगे कि भाई बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है, राइट। तो अपने को क्या है, अपने दिल को पूछने का है सुबह में 9 बजे निकलने के, तो भाई दिल रो तो नहीं रहा है, बरोबर, सुबह में निकलने, फिर 12 बजे ऑफिस के पहुंचे तो दिल रो तो नहीं रहा है, अगर रो रहा है तो उसको शांत करना होगा, राइट। फिर वापस 3 बजे पूछना है, मीटिंग जब भी होती है, भाई दिल रो तो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि रोते हुए दिल से कभी कोई सफल नहीं होता है। एक्चुअली रोते हुए दिल से कभी कोई सफल नहीं होता है। अभी अपन एक पॉइंट पे अभी आते हैं कि पावर ऑफ LIC एजेंसी। LIC एजेंसी का क्या पावर है, आप बिलीव करोगे कि अभी मेरा जो नेट जो है ना, वो 1,50,00,000 का है। नेट है मंथली, वो हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली तो अलग ही है, राइट। अभी ये आप सोचिए कि 1,50,00,000 का नेट है, एवरी मंथ वो प्रीमियम जा रहा है। तो समझो कि इनकम क्या होती होगी, और क्या अपन रिलैक्स में होते होगे ना, कहने का मतलब तो ये पावर है। तो मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि हमेशा अपन बड़ी चीज के लिए जाएंगे ना, तो हमेशा बिग इज ब्यूटीफुल, लोग बोलते हैं भाई बिग इज ब्यूटीफुल, बिग इज इकोनॉमिकल, है ना, बिग इज प्रेस्टिजियस, बिग इज अपने को एक कॉन्फिडेंस लेवल पे लाता है, अपने को एक प्रोफेशनल लेवल में ले जाता है, कोई भी बड़ी चीज। तो मैंने मेरा LIC का धंधा इस वजह से किया है कि रिन्यूअल कमीशंस को है ना, मैं एक पेंशन की तरह देखता हूँ, और जो न्यू बिजनेस है ना, वो मेरी सैलरी है। रिन्यूअल कमीशन पेंशन है, और न्यू बिजनेस जो है वो मेरी सैलरी है। तो मुझे किसके लिए काम करना चाहिए? सैलरी के लिए करना चाहिए। अच्छा, आज मैं सैलरी अगर लेके काम करूंगा तो कल मैं उसको फ्यूचर में एंजॉय करूंगा पेंशन। तो अपने हर एक भाई को भी मैं बोल रहा हूँ कि अपने को जो बिजनेस कर रहे हैं ना आप, टोटली नया बिजनेस को सैलरी के रूप में ही, अभी समझो कि आप जैसे जहाँ पे भी कंफर्ट लेवल पे बैठे हो, बरोबर है, LIC का बिजनेस कर रहे हो, अभी उसमें आप देखो, आपको कोई दे सकता है क्या इतना सैलरी, या इतना जो कमीशन आ रहा है, इतना कोई दे सकता है? कोई प्राइवेट कंपनी नहीं दे सकता है। तो हम है ना, उसको टेक इट एज ए ग्रांटेड ले लेते हैं, उसमें एक्ट नहीं कर पाते हैं ज्यादा। तो अपना एक पैसा बनाने का एक रूल्स है जो अपने को फॉलो करना है। तो पैसा किस वजह से बनता है? 3 चीज से बनता है। देखो, एक एबिलिटी, एक टाइम, और एक एक्सपीरियंस। एबिलिटी, टाइम और एक्सपीरियंस, ये 3 चीज होती है ना, तो पैसा बनता है। एक आदमी बोलता है कि भाई मेरे पास तो एबिलिटी है, मैं तो मार्केट में कुछ भी बेच सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है, और उसके पास टाइम है, 101% वो पैसा बनाएगा। एक बोलता है यार मैं पहले कोई सेल्समैन था, अभी भी मैं LIC में आ गया हूँ, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है और टाइम भी है, तो वो भी पैसा बना सकेगा। एक बोलता है कि मेरे पास एबिलिटी भी है, एक्सपीरियंस भी है, बहुत कुछ है, नॉलेज बहुत है, लेकिन मैं टाइम नहीं निकालता हूँ। देखो, उसके पास ये सब कुछ होने के बावजूद वो पैसा नहीं बना पाएगा, राइट। तो अपना तो अभी अपने बिजनेस में मुझे एक टॉपिक दिया था भाई MDRT के लिए बोलना है। तो MDRT एक्चुअली है क्या? तो MDRT एक ऐसा ग्रुप है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में बेस्ट परफॉर्मिंग लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो है ना, उनका नेटवर्क है। अभी वो इतने एक्सपर्ट्स रहते हैं, इतने प्रोफेशनल रहते हैं, और इतने डेडिकेटेड रहते हैं। तो जैसे कि कोई भी एजेंट के ऊपर MDRT का स्टेटस का सिंबल्स उसके ऊपर आ जाए ना, तो समझ लेने का कि वो प्रोफेशनलिज्म में है, एक्सपर्ट्स है, और डेडिकेटेड वाला है। तो तो MDRT अपने को करना है, तो मैं बताता हूँ कि भाई किसी को समझो कि 2 साल में 1 करोड़ कमाना है, 2 साल में खाली 1 करोड़ इजीली कमा सकते हैं। कैसे? जैसे अपन समझो कैलकुलेट लगाते हैं कि हमें प्रीमियम कितना चाहिए MDRT करने के लिए, 39,39,600, राइट। अभी ये लिख कर रखना जो मैं बता रहा हूँ कि अपने को प्रीमियम चाहिए 39,39,600। अभी फर्स्ट ईयर कमीशन विद बोनस कितना हो जाएगा? 13,78,860 हो जाएगा। 10 लाख हो और 3,78,000 का बोनस, वो मिला के लगभग अपना हो जाता है 13,78,860। अच्छा, अभी जो कमीशन जो विदाउट बोनस है वो 9,84,900 है। अच्छा, सेकंड और थर्ड ईयर का कमीशन कितना होएगा? 5,90,940। और 17 सालों का, अगर मैं 20 साल की पॉलिसी बेच रहा हूँ तो 17 साल का कमीशन हो जाएगा 33,48,660। आप खाली 2 साल MDRT करते हो ना, तो भी हाथ में आपका 1 करोड़ का कमीशन आ जाता है, लगभग 53,18,460, 53,18,460 करके। तो अभी MDRT के लिए मैंने समझो कि 2-3 कॉन्सेप्ट जैसे है कि जैसे 1-1 करोड़ की आप 5 जीवन लाभ बेचते हैं, और मेरा ज्यादा करके सेलिंग जीवन लाभ के ऊपर है। तो 5 अगर जीवन लाभ बेचते हैं 1 करोड़ की,
तो जैसे प्रीमियम हो जाता है उसका 8,61,926, तो 5 पॉलिसी बेचोगे ना तो आपका MDRT हो जाता है। अगर वो 16/10 वाला 16/10, अगर 21/15 वाला बेचते हैं 1 करोड़ का पॉलिसी, तो आपको 7 पॉलिसी बेचना है। तो जैसे एक पॉलिसी का प्रीमियम हो जाता है 5,64,175, ऐसी 7 पॉलिसी बेचते हैं तो आप MDRT हो जाते हैं। और एक होता है सम एश्योर्ड, समझो कि 1 करोड़ का ही, लेकिन 25 साल की पॉलिसी 16 ईयर्स टर्म्स है, उसमें 4,80,721 प्रीमियम आता है उसका, तो उसकी 8 पॉलिसी बेचनी है तो आप MDRT हो जाते हैं। तो कितना सिंपल है, 5 लोग खाली ढूंढने हैं, 7 लोग ढूंढने हैं और 8 लोग ढूंढने हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। समझो कि मैं 5 लाख का कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे 8 लोग ही खाली ढूंढने हैं पूरी साल में, राइट। और अपने पास तो अभी वो भी मैं आगे आता हूँ, तो क्यों ये बिकेगा, इतना सब क्यों बिकेगा, ऐसा इतना अच्छा इंश्योरेंस क्यों बिकेगा, उसका भी रीजन है, वो मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। और ऐसा भी है कि भाई समझो कि चलो एकदम छोटा छोटा करना है, तो जैसे समझो कि 30 लोगों को मैं अगर समझो कि दिन का 500 रुपये वाला बेचता हूँ पॉलिसी, तो 1,80,000 प्रीमियम होता है, और साल का 100 लोगों को मिल जाता है तो मेरा 24 लाख का प्रीमियम हो जाता है। तो वो छोटे छोटे में है, 500 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 8,000 रुपया। तो वैसे 8,000 वाले 5 लोग ढूंढ लिए मैंने, फिर 5,000 वाले 15 लोग ढूंढ लिए, 2,000 वाले 20 लोग ढूंढ लिए, 1,000 वाले 30 लोग, और 500 वाले 30 लोग। तो टोटल 100 लोग मैं कर रहा हूँ ना, समझो छोटे छोटे प्रीमियम में, तो भी मेरा MDRT हो जाता है 100 लोगों में। अगर आप चाहे कि भाई आपको लिखना है तो मैं स्लो बोल के लिखवा भी दूँ ऐसा। आपको 500 रुपया पर मंथ वाले 30 लोग ढूंढना है, फिर 1,000 रुपया वाले पर मंथ वाले 30 लोग ढूंढना है, और 2,000 रुपीज पे करें ना ऐसे 20 लोग फाइंड करना है, और 5,000 वाले 15 लोग, और 8,000 वाले 5 लोग, मीन्स टोटल नंबर ऑफ पीपल हो जाएंगे 100। तो आपका लगभग प्रीमियम हो जाता है, मीन्स आसपास ऐसा। अभी मैं नॉर्मली फोर्स करता हूँ कि भाई अपने को HNI के लिए ही वो जाना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि HNI बिजनेस के लिए हम जाते हैं तो अपने को कोई भी कॉम्पिटिशन्स नहीं वो क्रॉस करनी होती है। तो क्यों HNI? तो पहले मैं बताता हूँ कि भाई समझो अपना जो इंडिया जो है ना, लास्ट मंथ में उन्होंने अपने इंडिया ने 2 लाख करोड़ का GST कलेक्शन हुआ है। अभी इंडिया एक यूनिकॉर्न हब की तरफ जा रहा है, तो मिस मैक्सिमम लोग है ना, मिस बहुत अच्छा कमाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा इनकम भी हो रहा है, क्योंकि एक एक प्रॉपर्टी और एक एक फ्लैट जो बिकते हैं ना, 50 करोड़ 35 करोड़ के फ्लैट्स बिकते हैं, राइट। कारें जो ब्रांडेड कारें हैं ना, तो आपको इमीडिएट नहीं मिल रही है, उसके लिए 6 6 महीना समझो कि अपने को बुकिंग में खड़ा रहना होता है। आज मैरिज होते हैं, एक एक मैरिज ऐसे होते हैं जिसमें 25 करोड़ 30 करोड़ ऐसे लोग स्पेंड करते हैं। तो और अभी समझो कि जो एकदम ब्रांडेड कार्स है, जैसे अभी एक रिकॉर्ड आया था कि भाई 1,380 कार्स जो रॉयल्स रॉयस जो थी, वो बिकी है लास्ट 116 ईयर्स में से हाईएस्ट 62% का ग्रोथ बताता है कार के सेल में। तो कहने का मतलब कि बहुत जो बढ़ रहे हैं, तो अभी ये जो बढ़ रहे हैं और उनको अप्रोच करना है, तो अपने को क्या चाहिए? अभी समझो कि चलो भाई कोई बोल रहा है कि यार आपका TOT हो जा रहा है, हमको भी बहुत फास्ट TOT करना है, राइट। कभी वो फास्ट TOT होएगा तो कैसे होएगा? तो एक एग्जांपल मैंने कहाँ पे सुना था, तो भाई एक दूध गर्म करने के लिए रखा 1.5 लीटर का, तो वो गर्म होने के लिए 11 मिनट ही लगती है, राइट। लेकिन साला शैलेश जोशी आके 1 मिनट में गर्म कर दिया। अभी वो पॉसिबल है 1 मिनट में गर्म होना? क्योंकि दूध को तो अगर समझो 1995 में भी 11 मिनट लगा, 2000 में भी 12 मिनट लगा, अमेरिका में भी समझो 11 मिनट लगता है, इंडिया में भी 11 मिनट लगता है, तो हर जगह पे 11 मिनट ही लगती है गर्म होने को। तो 1 मिनट में कैसे गर्म हो गया? एक्चुअली नहीं होता है 1 मिनट में गर्म, वो गर्म था उसी को ही मैंने गर्म किया, तो वो 1 मिनट में हो गया। अभी ये गर्म क्या चीज है कि भाई समझो आप नॉलेज स्किल्स और वो सब लेके बैठोगे ना, तो आपको कोई भी चीज सेल करने को इजी हो जाएगी, और जैसे वो चीज सेल हो गई तो आपका तो डील हो गया, तो आपका दूध गर्म हो गया। तो उसके लिए पहले बहुत सारी चीजें चाहिए जो अपने को सीखनी है, जैसे आसार सर है और सीतारामन जी है, तो बहुत सारी मेहनत करते हैं। तो मैं ऐसे बताता हूँ, जो कोच है, मैं मेरे कोच जो डेवलपमेंट ऑफिसर है निमेश मेहता जी, उनको हर सुबह में मिलता हूँ, फिर मेरी ऑफिस में जाता हूँ, राइट। तो अभी कोच जो है ना, वो रडार की तरह है, जैसे हम एक प्लेन है, बराबर है, प्लेन अभी हवा में गया लेकिन रडार कंट्रोल नहीं करेगा तो प्लेन इधर उधर हो जाएगा। कहाँ पे म्यूचुअल फंड में चला गया, स्टेट एजेंट बन गया तो किधर भी इधर चला गया, राइट।
लेकिन अपन रडार के कंट्रोल में रहेंगे तो वापस उनके आसपास ही रहेंगे, तो हम इधर उधर नहीं होएंगे। तो अपने को वो कोच के कनेक्शंस रहना है, और ट्रेनिंग भी बहुत रेगुलर और कंटिन्यू ट्रेनिंग लेते ही रहना है। आज की तारीख में भी मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू है, मेरा ट्रेनिंग में रहता ही हूँ मैं। तो ट्रेनिंग के साथ है ना, अपने को एक्टिविटी में भी रहना है, कि जैसे समझो कि मैं दिन का 3 कॉल मीन्स 3 कॉल करता हूँ, अच्छा 20 मैसेजेस करता हूँ, 20 व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज करता हूँ, 10 मेल करता हूँ, फॉलोअप मीटिंग लेता हूँ, राइट। तो एवरी डे अपने को एक्टिविटी तो करना है, क्योंकि मैं अगर एक्टिविटी बढ़ाऊंगा ना तो मेरा डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन जिस दिन अगर समझो मेरा धंधा डाउन है ना, तो समझ लेने का भाई मेरा एक्टिविटी लो हो गया है। तो अपने को एक्टिविटी कंटिन्यूस बढ़ाना है। तो अभी एक चीज है कि अगर समझो कि मुझे HNI को कांटेक्ट करना है, तो उनके किस लेवल से मैं बात करूँ और कैसा जाऊँ वैसा। तो जब भी समझो कि अपन रिस्क में, मैं बोल रहा हूँ कि भाई वी आर द पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द HNI एंड वी प्रोटेक्ट एंड मल्टीप्लाई योर वेल्थ ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम। इस वजह से अगर मैं समझो कंसेप्ट स्टार्ट करता हूँ ना, तो उन लोग को आइडिया आता है कि नहीं, इट्स नॉट अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, एक वेल्थ प्रोटेक्टर करके भी है। तो हमें HNI को कांटेक्ट करने के ऐसे 5 डर रहते हैं अपने दिमाग में, राइट। तो एक तो भाई मैं उसको कांटेक्ट कैसे करूं, अच्छा अगर मैंने कांटेक्ट भी कर लिया तो वो मेरे साथ कैसा ट्रेड करेंगे, अच्छा मुझे कैसे स्टार्ट करना है, राइट। एक्चुअली उनकी नीड्स क्या है, अच्छा जो उनको प्रोडक्ट चाहिए वो मेरे पास है क्या प्रोडक्ट। तो अपने को क्या करना है, कांटेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट कनेक्ट ही हो जाने का है उनकी नीड के साथ, उनकी जो नीड है। अच्छा अपने को देखो, अभी क्या है कि अगर मैं समझो कि मार्केट में निकलता हूँ और किसी ने मुझे रिजेक्ट किया, तो मुझे रिजेक्ट नहीं किया है, उसने क्या किया है कि मैंने जो प्रपोजल दिया है उसको रिजेक्ट किया है, तो मुझे उसमें बुरा लगाने का नहीं है, राइट। तो रिजेक्शन से तो अपने को डरना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या, अगर समझो मैं उनके पास जाता हूँ तो थोड़ा मुझे ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, HF के बारे में पता होना चाहिए, मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट है उसके बारे में, सोर्स गारंटी के बारे में, NRI मार्केट के बारे में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में, वो सब चीज में मेरे पास थोड़ा वो रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। तो एक्चुअल HNI की जो नीड्स रहती है ना, वो क्या है, प्रोटेक्शन ही रहता है, कि भाई समझो कि उनकी फैमिली का प्रोटेक्शन हो गई, वो उनका एक खास नीड रहता है, तो उसके ऊपर अपने को करना पड़ता है। अच्छा अपने पास जो है ना, जैसे प्रोडक्ट है भाई, क्या डू यू हैव प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई देयर नीड्स, भाई मेरे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है कि मैं उनकी नीड को सेटिस्फाई करूं। तो हाँ अपने पास है ना, टेलर मेड अपने को ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो उस हिसाब से उनकी नीड के ऊपर वो कंप्लीट होएगा, प्रोडक्ट बनेगा उसके ऊपर, मीन्स टेलर मेड प्रोडक्ट बनेगा पूरा। तो एक्चुअली उन लोग क्या चाहते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस अगेंस्ट द बिजनेस डिस्ट्रिक्शंस, कभी भी बिजनेस में कुछ भी हो जाए, उनको कुछ हो जाए तो भी उनका बिजनेस, उनकी फैमिली रन कर सके। एक उनको लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए कभी भी, उनको लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, उनको मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेल्थ चाहिए। अच्छा वो क्या करते हैं कि भाई हम कुछ जावे ना तो हम कुछ छोड़ के जाए अच्छा खासा, तो ये सब उनका रिक्वायरमेंट है। दूसरा, अगर समझो कि मैं MWP के लिए भी जा रहा हूँ, तो किस किस के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास कौन कौन हो सकता है, तो बिल्डर हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, कंपनी के डायरेक्टर हो सकता है, जिसके पास बहुत बड़ा डेप्थ है, उनके पास मैं MWP के लिए जा सकता हूँ, मैं स्टार्टअप के लिए जा सकता हूँ, मैं सेलिब्रिटी को भी MWP समझा सकता हूँ। अभी देखो ये सब चीज जो है ना, वो अपने कंपटीशन से बाहर है। अभी अपने कॉम्पिटिटर कौन है, भाई मीडिया है, बरोबर है, कि भाई समझो कि जैसे प्राइवेट फर्म्स है, मीडिया है, वो सब चीज है, तो ये सब इसको आप क्रॉस कर सकते हो ये सब चीज देके। तो हमें भी क्या है कि समझो कि जैसे NRI बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं, HNI पे फोकस करते हैं, बिजनेस इंश्योरेंस के लिए करते हैं, फिर अपना कीमैन इंश्योरेंस के लिए कर सकते हैं। तो ये सब चीज के ऊपर अपन फोकस करके अपने बिजनेस का पूरा ट्रेंड है ना चेंज कर सकते हैं भाई, इंडिविजुअल टू अपन सीधा एक बिजनेस लेवल पे आ सकते हैं कि भाई हम भी, अगर समझो कि मैं एंटरप्रेन्योर्स हूँ, तो सामने एंटरप्रेन्योर्स को मिलूँ, तो मेरा भी ऐसा होना चाहिए स्टेटस कि भाई मैं एंटरप्रेन्योर्स हूँ, ऐसा फील होना चाहिए सामने वाले को, तो ही वो अपने को वो रिस्पेक्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो अपनी प्रोस्पेक्ट क्या है, तो अपनी प्रोस्पेक्ट एकदम अपने आसपास ही है, कि कोई भी बिजनेस बड़ा हो, छोटा हो, मीडियम हो, लार्ज हो, वो भी बन सकता है, कोई प्रोप्राइटरी फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, अच्छा बड़े एडवोकेट्स हो, आजकल एडवोकेट्स फर्म्स भी बनाते हैं तो वो हो, डॉक्टर्स हो, और तो इस वजह से अपन इनको अपन टारगेट कर सकते हैं ऐसा। तो अभी समझो कि आज 42 ईयर्स की जर्नी में लगभग 2 से 3, अभी कितना 10 मिनट, हाँ, 2 से 3 टाइप के HNI रहते हैं। एक HNI ऐसे रहता है कि सेल्फ एम्प्लॉयर,
तो उनका खुद का फैमिली बिजनेस रहता है, उनका फैमिली बिजनेस में वो एम्प्लॉयर है। तो जैसे समझो कि हम लोग का एक कंपनी था कामदार एंड कामदार, तो उसके अंदर एक उनका पूरा फैमिली इन्वॉल्व था। अभी उनको अगर समझो कि मुझे एलआईसी समझाना है, तो उनका क्या रहता है, कोई इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लेता है, उनका खुद का फैमिली ऑफिस रहता है, उनका फैमिली का बिजनेस रहता है, वो डिसीजन मेकर पूरी फैमिली में से एक ही रहता है, वो डिसीजन लेता है और उसके ऊपर से सेल होता है। दूसरा एक एचएनआई होता है सेल्फ एम्प्लॉय। फिर इनका भी फैमिली बिजनेस होता है, लेकिन ये बंदा क्या है, कहाँ पे जॉब करता है, हाई लेवल का, लेकिन जॉब में है ना उतना समझो कि उसका इनकम नहीं रहता है जैसे हम उसको इंश्योरेंस दे पाए। तो हमें क्या करना है कि भाई उनका समझो कि वो कहाँ कहाँ पार्टनर रहते हैं, ट्रस्ट में भी पार्टनरशिप फॉर्म रहता है, कंपनी में रहते हैं, तो कहाँ तो उनकी इनकम लेके हमें उनको इंश्योरेंस सेल करना पड़ता है। और एक रहता है ना, तो उन लोग ने जीरो से स्टार्ट किया है, ये भी एचएनआई है लेकिन एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। अभी इनको जब भी मैं समझाने को जा रहा हूँ ना, तो वो क्या बोलेंगे कि भैया यार मैं मेरे बिजनेस में डालूँ ना इंश्योरेंस में, मुझे क्या क्या रिटर्न्स मिलेगा। उनका आंसर ऐसा रहता है। तो हम क्या करते हैं कि उनके ऊपर भी अगर समझो कि आपका बिजनेस में का कोई कैश फ्लो सिस्टम है क्या, कि आपका बिजनेस अभी स्टार्टअप बिजनेस है कि मैच्योर बिजनेस है। अगर आपके बिजनेस में समझो कि कोई ऐसी सिस्टम है कि आप ना हो तो आपका बिजनेस कैसे कंटिन्यूटी होगी, तो ये सब चीज से हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा टर्म भी देते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस भी देते हैं। तो इस टाइप के एचएनआईस रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो नॉर्मली उनके साथ डिस्कशन क्या होता है, इनकम प्रोटेक्शन का होता है, अर्ली रिटायरमेंट का होता है, बुलेट पेमेंट का होता है, ट्रांसफर एफडी टू इंश्योरेंस वाला कंसेप्ट मेरा बहुत चलता है कि भाई उनका एग्जिस्टिंग फंड है उसी को ही मैं एफडी के रूप में ट्रांसफर करके इंश्योरेंस ले लेता हूँ। तो ये सब कंसेप्ट में मैं काम करता हूँ नॉर्मली। बाकी एक ऐसी सिस्टम है भाई ये बिजनेस में वो करने की, आईईबी। अगर 5 मिनट का टाइम है तो ले लेते हैं। यस हाँ तो सर। आई, हाँ यस सर। तो आई, हाँ तो आई मतलब के इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एक फॉर्मूला है आईईबी। आई बोले तो इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एक्सपांड द मार्केट शेयर, ई बोले तो एक्सपांड द मार्केट शेयर, एंड बी बोले तो ब्रांड बिल्ड द कॉर्पोरेट वैल्यू। अभी जो आई है ना इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, उसमें क्या करना है कि फर्स्ट कोई भी क्लाइंट को मैं मिलता हूँ तो मेरा कस्टमर रहता है, फिर वो 1 साल के अंदर क्लाइंट बनता है कि भाई मेरा सर्विसिंग ये और के वो क्लाइंट बन जाता है। लेकिन वही क्लाइंट को मैं अगर 3 साल देता हूँ ना, तो वो मेरा एडवोकेट बन जाता है। बोले तो वो क्लाइंट खुद है ना मेरे लिए दूसरे लोगों को डिस्कस करता है, राइट। अच्छा, अगर 5 साल अगर मैं उसके साथ रहता हूँ ना, तो वो मेरा फैन बन जाता है, तो वो मेरे लिए सेल करता है। तो अपने को ये अगर इंश्योरेंस बिजनेस को मुझे आगे ले जाना है ना, तो ये आई ई बी जो फॉर्मूला है ना उसको अपने को लाना होगा। अभी सेकंड जो है ना ई है, तो एक्सपांड मार्केट शेयर। अभी एक्सपांड मार्केट शेयर में अपन सब माहिर ही है। जैसे इंडोर में क्या करते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस करते हैं, ईमेल करते हैं, एसएमएस करते हैं। आउटडोर में अपन सोशल एक्टिविटी करते हैं, स्टॉल एक्टिविटी करते हैं, क्लाइंट मीट करते हैं। तो वो एक अपने को करना चाहिए। और बिल्ड कॉर्पोरेट वैल्यू में क्या है कि वैल्यू एडेड सर्विस देना है अपने को, तो उनके लिए इनका रिलेशनशिप डेवलपमेंट करना है। अभी मैं ब्रांड ब्रांड बोले तो कि जैसे समझो कि ब्रांड कैसा है, गन्ने का खेत है समझो। अभी गन्ने का खेत जबरदस्त है, राइट। अभी उसमें से एक बूल करके है ना आ रहा है और गन्ने के खेत को ऐसा फाड़ डालता है, ऐसा करके एक जगह पे बैठ जाता है। तो कस्टमर का दिमाग जो है ना वो गन्ने के खेत की तरह है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से तुम कैसे उसका स्टैंड बना के बनते हो। तो वो ये है जो ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने का है, रिलेशनशिप है। अपने को एडुकेट करना है, अपना प्रोफाइल, विजिटिंग कार्ड है ना, अपने लेटर्स का राइटिंग्स वो सब उनको देना है, तो उससे अपनी ब्रांड क्रिएट होती है। और लास्ट में एक बात बोल रहा हूँ कि भाई अभी समझो हम सब तो डेवलप तो कर रहे हैं, लेकिन अपने डेवलपमेंट के साथ है ना, जो समय चेंज हो है ना उसके साथ अपने को भी चेंज होना ही होगा। अगर हम समझो कि समय के साथ चेंज हो जाएंगे तो हम शानदार बनेंगे, जानदार बनेंगे और दिलचस्प बनेंगे, बरोबर है। और ये लाइफ जो है ना एक बर्फ बर्फ जैसा है कि अगर आप जियोगे ना तो भी पिघलेगी, नहीं जियोगे तो भी पिघलेगी पिघलेगी। तो अपने को लाइफ को भी साथ में जीना है, राइट। तो वो जीने के लिए क्या है कि भाई अपने आप को कुछ गिफ्ट देना है, राइट। अपने आप को गिफ्ट दे दिया, अपने आप को थैंक्स बोल दिया, चलो एक अच्छा पेन लेके दे दिया, शर्ट लेके दे दिया। दूसरा क्या है, अपनी फैमिली है, अपना समाज है, अपना देश है, उसको थैंक्स का एक ग्रेटिट्यूड अदा करना है भगवान को भी।
अभी एक लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी से मैं इसको एंड करता हूँ। एक महात्मा थे, तो महात्मा है न ईश्वर से बात करते थे, तो एक एकदम धनी आदमी आया, वो बोला कि हे महात्मा, मेरे पास बहुत कुछ है, अभी मुझे और कुछ चाहिए नहीं, तो आप भगवान से बात करोगे, अभी मुझे कुछ नहीं देवे। बोलता है ठीक है, मैं बात कर लूंगा कल। थोड़े टाइम के बाद दूसरा एक व्यक्ति आया, वो एकदम गरीब था, उसके पास खाली एक लंगोटी था और कुछ था नहीं। उसने बोला महात्मा जी, सब लोग बोलते हैं आप ईश्वर से बात करते हैं, तो भगवान ने मुझे पैदा किया ना, तब से अभी तक कुछ भी नहीं दिया, तो आप उनसे बात करोगे यार, थोड़ा कुछ तो दे मुझे। महात्मा ने बोला ठीक है, कल कर लेंगे बात। दूसरा दिन हो गया, तो पहले तो धनी व्यक्ति आ गया, अरे महात्मा जी, आपने बात किया भगवान से, ईश्वर से बात किया? बोलता हाँ, मैंने बात किया। बोलता क्या बोला? उन्होंने बोला कि आप जो हर टाइम उनको थैंक्स थैंक्स बोलते हैं ना, आभारी व्यक्त करते हैं ना, तो वो करना बंद कर दो, आपके पास सब पैसा वैसा सब आना बंद हो जाएगा। बोले ऐसा मैं कैसे करूं? मैं तो श्वास लेता हूँ ना, तो भी उनको थैंक्स बोलता हूँ, भगवान को थैंक्स बोलता हूँ, भाई मैं श्वास ले सकता हूँ, ऐसा करके। इतने में बोलता है भाई तेरा तो कम नहीं होएगा, वो आता ही रहेगा। इतने में वो गरीब आदमी आया, अरे यार आपने बात किया महात्मा जी? बोलते हाँ मैंने बात किया। बोलते है तू है ना, हमेशा आभार व्यक्त किया कर, आभार व्यक्त किया कर, सबको थैंक्स बोला कर। लेकिन बोलता है मैं जन्म हुआ तो अभी तक मुझे लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं दिया, तो मैं आभार कैसे व्यक्त करूं? तो वो महात्मा बोलते हैं ये लंगोट भी है ना, जोर से अगर हवा का झोंका आया ना, वो भी उड़ जाएगा, तो तू लंगोट के लिए भी जो तू थैंक्स बोल। तो दोस्तों अपने को है ना आभारी बनना है, अगर आभारी नहीं बनेंगे ना, तो भारी बन जाएंगे। और हमेशा गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि भारी चीज नीचे आ जाती है। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगर आभारी नहीं बनेंगे तो सवारी नहीं बन सकते हैं। थैंक यू, यस हाँ। यस। तो आपने जो है वही एमडीआरटी का सारांश जो है एक 30 मिनट्स हाँ जी। में आपने ऐसे जो है कृष्ण और अर्जुन से लेके और बर्फ तक लेके आके छोड़ दिया। अगर इंसान राइट। को अगर कामयाब बन के रहना है तो सॉलिड जो है अपना स्टोन जैसा जो है नॉट टू टर्न ओवर, मतलब उसको दिशा को बदल ना पाए, तो ऐसे जो एग्जैक्ट। है बातें बताया है। और आपका नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 43 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, आप जो है लगभग जो है 29 मिनट्स और 30 सेकेंड्स में जो है हम लोगों के सामने रखा है, तो बहुत बढ़िया है। मैं आशा जी से कहूंगा एक 3 मिनट का जो है कंक्लूजन, मतलब स्वीट एंड शार्ट कीजिए। सार ने तो बहुत बढ़िया मतलब थैंक जो यू। बताया है, और आशा जी का ना सर कंक्लूजन बहुत बढ़िया रहता है। हाँ जी, नहीं फैंटास्टिक है सर का, मैं देख रहा हूँ आशा सर का। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सॉरी सर, बात ऐसी है कि इतने सारे लोग हमारे साथ शेयरिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ नया हमको डेफिनेटली मिल जाता है। और आज जो हमको मिला है वो बहुत ही बढ़िया और अलग अलग टाइप का है, क्योंकि आपने जो लास्ट में पंच दिया है कि आभारी नहीं बनोगे तो भारी पड़ोगे, तो ये पंच लाइन मेरे कल के इसमें आ जाएगा, क्या बोलते हैं, पोस्टर पे। तो राइट। सर थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि जो आपने बताया कि हार्ट बीट्स के साथ में आपको कंट्रोल करना चाहिए, 9 12 3 6। ये 9 12 3 6 क्या होता है कि एक 9 बजे आपको दिल को पूछना है कि सब ठीक है, हार्ट बीट सही है। 12 बजे फिर से पूछिए, 3 बजे फिर से पूछिए, 6 बजे फिर से पूछिए कि तू रो तो नहीं रहा है। अगर तू रो रहा है तो उसको मुझे शांत करना है। ये बहुत ही सेंसिटिव बात है और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो बराबर कनेक्शन हो जाता है, और वही आपने एकदम 9 महीने के बच्चे के साथ कर दिया, तो एक बढ़िया काम हो गया उसमें। फिर आपने ये बताया कि आपके पास 1 करोड़ 50 लाख रुपए का मंथली नैश है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये कोई अचीवमेंट ओवरनाइट नहीं होती। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वो कड़ी मेहनत करने के लिए भी उन्होंने आपको कैसे करना है वो भी गाइड किया है। तो उसमें भी उन्होंने 3 चीजें आपको शेयर की है, एबिलिटी, टाइम और एक्सपीरियंस। अभी आपके पास तीनों होगा तब जाके आप कामयाब होगे। अगर आपके पास तीनों नहीं होगा, एबिलिटी है टाइम नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट अचीवेबल। अगर आपके पास टाइम भी है, एक्सपीरियंस है, लेकिन आप काबिलियत नहीं है, तो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है पैसा बनाने के लिए। फिर और एक बहुत बढ़िया बात बताई कि आप 2 साल में करोड़पति बन सकते हैं। मैंने मेरे पिछले सेशंस में बताया था कि आपको कम से कम 5 साल लगेंगे, लेकिन आज सर ने एकदम शॉर्टकट करके 2 साल में करोड़पति बना दिया है। तो उसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है। मेरी आप सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है फाइनेंशियल फ्यूचर्स,
उसको ये प्रोग्राम कम से कम 5 बार देखिए, क्योंकि अगर आप 5 बार देखेंगे तब जाके आपको ये मिल जाएगा, सारांश मिलेगा। क्योंकि करोड़पति बनने का सारांश मिलेगा बोलना। यस सर। तो आज हम थोड़ा सा बुलेट ट्रेन की स्पीड से जा रहे थे, लेकिन आप 3-4 बार देखेंगे तो आपको ये एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। रोल्स रॉयस कार जो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से गिनी जाती है, उसका अगर 62% ग्रोथ है एक साल में, तो वो सेल कहाँ हो रहा है दोस्तों? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में एचएनआईज पैदा हो गए हैं, मतलब इस साल में क्वालिफाई हो गए हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खुला हुआ है। यही वो बताना चाहते थे आपको कि आप थोड़ा सा फोकस अपना जो है वो एचएनआई के ऊपर ले लीजिए। हम जानते हैं कि आप रूरल एरिया से आते हैं और आपके पास वैसे कॉन्टेक्ट्स नहीं होंगे, तो उसके लिए भी उन्होंने एक बहुत बढ़िया और छोटी सी एक फॉर्मूला दे दी है कि आपको 100 लोगों को मिलना है। कुछ लोग 30 लोग जो है वो 500 रुपए देंगे, 30 लोग जो है वो 1000 रुपए देंगे, 20 लोग जो है वो 2000 रुपए महीना देंगे, और 15 5000, और 5 लोग जो है वो 8000। अगर आप इस प्रकार से 100 लोगों को मिलेंगे तो आपका एमडीआरटी कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड। तो दोस्तों गारंटी जिसको बोलते हैं ना मोदी साहब का गारंटी, वैसे ये शैलेश साहब का गारंटी है। तो आपको ये गारंटीड आइटम मिल जाएगा। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात उन्होंने आपसे शेयर की है, वो क्या है कि वो रोज सुबह अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को मिलके बाद में ऑफिस में जाते हैं। हम ये गलती करते आए हैं और कर रहे हैं। ये आप और मैं, हम सब दिल पे हाथ रख के एक दूसरे को बोल सकते हैं कि हम ये नहीं करते हैं। हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर का फोन आएगा तो हम रिसीव भी नहीं करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल, इनकी कामयाबी क्यों है? क्योंकि ये अपने कोच के साथ, अपने मेंटर के साथ, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये बताया कि वो एक रडर की तरह है। अगर रडर सही नहीं रहेगा, रडर मतलब क्या है? दिशा देने वाली चीज। अगर आप हवाई जहाज में हो वहां भी रडर रहता है, अगर आप शिप में हो तो भी रडर रहता है। रडर होना बहुत जरूरी है। एक कोच आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि वो कोच आपका जो है वो आपसे बड़े लेवल पे होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सचिन तेंदुलकर का कोच रमाकांत आचरेकर कोई टेस्ट मैच में कोई गुल नहीं खिलाए थे, लेकिन वो उनका कोच था, और उनकी वजह से तेंदुलकर को आज 31 सेंचुरीज वगैरह जो भी उसके रिकॉर्ड्स है वो कर पाए। कोच होना जरूरी है। उसी के साथ ट्रेनिंग होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं रहेगा तो आप दिशाहीन हो जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। कुछ एक्टिविटीज उन्होंने करने को बताई है। वो रोज 3 कॉल करते हैं, 20 मैसेजेस करते हैं, 20 व्हाट्सएप करते हैं, और 10 ईमेल करते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं? अगर आपको 1,50,00,000 का ई नैश करना है या नैश करना है तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे कामयाब होंगे? दोस्तों ये जो है उसके साथ में कुछ उन्होंने एचएनआई कस्टमर्स के लिए टेलर मेड प्रेजेंटेशंस एक्सेट्रा वो सारी चीजें बताई हैं, जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया चीज, खुद को एक बर्फ के टुकड़े की तरह देखो। लाइफ को ऐसे जियो कि वो बर्फ का टुकड़ा है। जियोगे तो भी पिघलेगा, नहीं जियोगे तो भी पिघलेगा। कृतज्ञता होनी चाहिए, आपको आभार मानना चाहिए। सभी का आभार मानिए। आज हम आपसे आभार मांगते हैं कि आप सर हमारे साथ जुड़े और हमारे लिए इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। हमारे अभिकर्ता दोस्तों के लिए आपने वक्त निकाला, हमारे लिए कीमती वक्त निकाला है, उसके लिए हम आपसे शुक्रिया चाहते हैं। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये आज कम पड़ा है, आपको एक बार फिर से आना पड़ेगा। जरूर 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 आपके जरूर। आपको एक बार और आना पड़ेगा। सर मैं आपको मिला था एलआईआरटी का मीटिंग में मुंबई में। तो मैं अभी ये सेशन को यहीं पे कंक्लूड करना चाहूंगा, और ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगले सेशन में हम और एक जोरदार प्रेजेंटेशन लाएंगे आपके लिए। और दोस्तों हर गुरुवार की तरह अगले गुरुवार को फिर से मिलेंगे। और जब तक हम मिलते हैं, अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको अपडेट चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9850429955। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9850429955। तो आप मुझे सुबह 5:30 से 11:30 बजे तक कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके हर कॉल और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं और यार दोस्तों से आपकी डिटेल्स मंगवा के आपको शेयर कर दूंगा। दोस्तों आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। प्रॉमिस करते हैं अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट।